हेलो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सार्थक स्नेही। आई होप कि आपको इस पूरे प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से पहले, यानी कंप्लीट प्रोसेस से पहले, मैं आपको 4 मेजर पिलर्स के बारे में बता दूं। पहला, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड से प्रोडक्शन होती है, लेबर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कैपिटल से रिसोर्स कलेक्ट किए जाते हैं और एंटरप्रेन्योर मैनेज करता है इन सारी एक्टिविटीज़ को। इसी के साथ जो रिलेवेंट टर्म है, लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट जनरेट होता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैक्रोस जो टर्म थी वो फर्स्ट यूज़ की थी रेगनार फ्रिश ने इन 1933। इनसे पहले मर्केंटाइलिस्ट, फिजियोक्रेट्स और जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है वो क्लासिकल्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया बट मेंशन नहीं किया है। लेट मी बी क्लियर, स्टडी किया है पर मेंशन नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, जो मर्केंटाइलिस्ट्स थे वो एक रॉयल हायरार्की के अंडर काम करते थे और इस रॉयल हायरार्की के अंदर उन्हें सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने होते थे, वो भी पीजेंट या फिर फार्मर से। इसी तरह जो फिजियोक्रेट्स थे वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ देखते थे, बिकॉज ये कॉन्करर्स के साथ रहते थे और अपना जो वेल्थ है वो सर्कुलेट करके जनरेट करते थे। इसी तरह जो क्लासिकल थे उनकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड थी और वो हर चीज़ माइक्रो लेवल पे सोचते थे, बिकॉज टाइम जो था उस टाइम पे वो मिनिमलिस्टिक था। सॉरी फॉर द स्पेलिंग। ये बात सच है क्योंकि उनके टाइम में ना तो पॉपुलेशन हुआ करती थी ना तो इंडस्ट्री हुआ करती, तो उन्हें मैक्रो कॉन्सेप्ट से इतना लेना देना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात दिमाग में रहती थी कि ये सब जो बड़े लेवल पर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो क्या होंगी वो चीज़ें। इसी तरह हम आगे टॉपिक देखते हैं, स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैंने ऊपर बात बताई है उसका रिलेवेंस इससे इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा तो कुछ देखा होगा कि क्यों एक और चीज़ की उन्हें कमी खटकी होगी, तब उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट की ओर पुश हुए होंगे। जनरेशन आते आते एक टाइम के अंदर जब उन्हें फील हुआ होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ बड़े की ज़रूरत है, तब उन्होंने बड़े की तरफ पहल की और वो है बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब स्कोप ऑफ और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कहाँ कहाँ मदद करता है। वो हमें समझाता है, वो हमें बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक काम कैसे कर रही है। इसी तरह वो हमें ये भी बताता है कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो कैसे गवर्न हो रही हैं, कैसे बनाई जा रही हैं। उनके ऊपर जो चीज़ है वो डेटा है और वो डेटा कैसे देखा जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेते हैं इकोनॉमिस्ट। इस तरह जनरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें एक दिशा देती है। इसी तरह नेशनल इनकम के बारे में बताती है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें एक अंदाज़ा लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर किसी को समझ आ जाए तो। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक की फंक्शनिंग, स्पेशली आरबीआई की, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज
जो नोट है, करेंसी है, वो एक इंडिविजुअल को अगर देखा जाए तो वो पब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन एक गवर्नमेंट को देखा जाए, एक स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए, वो रन करती है हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि माइक्रो का यहाँ पे कोई लेना ही नहीं है, यहाँ पे कोई उसका कोई स्कोप ही नहीं है। इसी तरह बिजनेस साइकिल पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार की परचेजिंग एक टाइम पर आने पर साल में कम हो जाती है और एक टाइम पर बढ़ जाती है। दैट्स अ साइकिल, ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। किसी ना किसी कंडीशन, किसी ना किसी पैरामीटर्स को अगर हम देखें इसमें लगा के, तो बिजनेस साइकिल्स फॉलो होती हैं। इसी तरह हम ये पता लगा पाते हैं कि इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी से। तो हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है। इसी तरह इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। अब कोई सब्जेक्ट है और उसकी लिमिटेशंस ना हो, ये तो मजाक हो गया। तो हम बात करेंगे अब लिमिटेशंस की। पहले तो इसमें फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आता है, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन को समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इन 3 पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्रीगेट वर्ड यूज़ हो रहा है ना बार बार, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक लिमिट है। यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सारी एग्रीगेट, सब कुछ एवरेज के तौर पे लेती है। फॉर एग्जांपल, वो ये मानती है कि सारे एग्रीगेट होमोजीनियस होते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल ले रहा है या जिसको भी वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, किस भी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, किसी भी फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहा है, और इंडिविजुअल लेवल पे वो उसे होमोजीनियस मानता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। और साथ में हम देखेंगे कि एग्रीगेट जो वेरिएबल्स हैं जो यूज़ होते हैं वो हमेशा सही हों, ये मैं नहीं मानता, नहीं इकोनॉमिक्स मानते हैं, या फिर कोई भी इकोनॉमेट्रिशियन भी ये बात नहीं मानेगा। साथ में हम देखेंगे कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स का, मैं कह रहा हूँ टूल्स का, अगर हम यूज़ करेंगे बार बार, जैसे मैंने अभी जिक्र नहीं किया था, आई एम सॉरी, कीन्स के बारे में बताना भूल चुका हूँ, मैं दोबारा बताऊँगा आपको जब हम रिवाइज़ करेंगे। तो वहाँ पे कीन्स की जो थ्योरी है, अगर हम उसे बार बार एक ही जगह यूज़ करते रहेंगे, दोबारा यूज़ करते रहेंगे और किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे हमें एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में इन सब के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि डेटा होता है हर चीज़ के ऊपर, तो इस डेटा को कलेक्ट करो, एनालिसिस करो उसकी। ये सब चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये दिख रहा है, अभी मैंने अभी पेन घुमाया, ये कॉम्प्लिकेटेड। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? क्योंकि स्टैटिस्टिकल और कॉन्सेप्चुअल जो डिफिकल्टीज़ होती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी लिमिट है एक तरह की। अब बात करते हैं 3 मेन डेफिनेशंस की जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को गवर्न करते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्रोस्टैटिक्स, मैक्रोडायनामिक्स एंड कंपैरेटिव स्टैटिक्स। अब स्टैटिक शब्द को देख के हमें, जो भी साइंस का स्टूडेंट रहा होगा या साइंस का स्टूडेंट होगा या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहा होगा इसका, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारे जो हाथ में कंगी में रहते हैं, कंगी पे रहते हैं, या फिर वुलन कपड़ों पे आते हैं, हमें वो याद आता है, या आता है नॉर्मली, हमने देखा है, वो स्टैटिक चार्ज होता है। उसे स्टैटिक चार्ज इसलिए बोला जाता है कि वो फ्लो नहीं कर रहा। फ्लो जैसे ही करता है हमें झटका लगता है या हमें चिंगारियाँ उठती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये है, मैं क्लियर कर दूँ, इट्स नॉट स्टॉप्ड, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, इट्स नॉट बंद हो गया, बट इट इज़ इक्विलिब्रियम। ये वर्ड बहुत सिमिलर है, फेमिलियर होगा कई लोगों के लिए। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है, अगर ए और बी और सी और डी बनाते हैं ए बी सी डी, तो समझो ये ए बी सी डी है और ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों से बन के मिलती है ए बी सी डी। और हमने एक डब्बे के अंदर ऐसे करके 2 प्रोसेस रख दी, यहाँ पे ए बी और सी डी हैं और ये ए बी सी डी है पूरा का पूरा एक। तो यहाँ जो बनेगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे एक जगह पे, ये एक दूसरे को ना ऐसा लगे काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी और सी डी अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी बने रहेंगे। कभी भी पूरा ए बी सी डी नहीं बनेगा, ना ही पूरा ए बी और सी डी बनेगा। तो ये जो मैंने स्टेट बताई, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ऐसे ही मैं अगर इसे डिपिक्ट करना चाहूँ हमारे इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट के अगर इक्वल होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्टैटिक हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये है। इसी तरह हम डायनामिक्स की बात करेंगे। डायनामिक्स से पहले बता दूँ, टाइम 1 से लेके टाइम n तक अगर पॉपुलेशन x रहती है तो एक स्टैटिक फेस है। यहीं पे टाइम 1 से लेके टाइम n तक पॉपुलेशन पहले P1 थी, फिर P2 हुई, P3 हुई और फिर Pn होगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि P1 विल ऑलवेज बी लेस देन P2 या P2 इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन P1 है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है,
तो ये एक मोशन दिखा रहा है, मतलब कि एक देर इज़ ए लॉट ऑफ चेंज इन इट, देर इज़ ए मूवमेंट इन इट, कहीं तो जा रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं तो जा रहा है। तो दिस मूवमेंट, दिस चेंज, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं ना, मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है, अगर वो कांस्टेंट रहे तो दुश्मन को पहले से ही पता होगा और वो हिट कर देगा अपने एयर डिफेंस से, लेकिन अगर ट्रेजेक्ट्री ऐसे ऐसे जाए गोल गोल घूम के तो पता नहीं चलेगा। तो यही चीज़ डायनामिक शब्द को दर्शाती है, जो गोल गोल घूमने वाली मैंने बात कही। तो दिस इज़ व्हाट डायनामिक मीन्स। इसी तरह कंपैरेटिव स्टैटिक वो होता है। अब कंपैरेटिव स्टैटिक बोल दिया तो हमें लगेगा कि, और फिर बताने वाले भी तो चकमा देंगे ना आपसे जो प्रश्न पूछते हैं, तो टी और Tn-1 को कंपेयर करो। अब जो बंदे होंगे, जो बहुत ही भोले भाले इंसान होंगे, वो क्या सोचेंगे, डायनामिक होगा भाई, ये डायनामिक स्टडी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि टी से Tn-1 तक जाने के लिए उसने T2, T4 और T10 का भी सहारा लिया है या इस थ्रू गया है। हम ये सिर्फ जान रहे हैं कि T और Tn-1 में क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, क्यों है, कितना है। हम ये नहीं जान रहे वहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अपने आप से जब ये 3 चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछता है। अब हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट्स की। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं यहाँ पे कोई डिटेल में आपको कई चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आगे चल के हमें क्या पढ़ना है। इसी तरह हम बात करेंगे स्टॉक और फ्लो की। अब तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा पिंकिश हो गया लेकिन चलेगा, सीधा एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देयर इज़ नो नीड, नो हैसल। हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आपको खुद को एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। यहाँ पे मनी वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह वेल्थ भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, साथ में टोटल सेविंग्स स्टॉक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट डेब्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और आउटस्टैंडिंग लोन स्टॉक कॉन्सेप्ट है साथ में। देन व्हाट्स फ्लो? तो फ्लो है हमारा जो हम रुपया खर्च कर रहे हैं, मनी के सामने फ्लो है। वेल्थ के सामने जो इनकम आ रही है वो फ्लो है, और जो सेविंग कर रहा है बंदा दिन में, या तो घंटे के हिसाब से या तो दिन के हिसाब से, महीने के कंपैरिजन में, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। साथ में जो गवर्नमेंट डेफिसिट हो रहा है, जिसका पता नहीं है और होता जा रहा है, खर्चे का कोई अंदाज़ा नहीं है, डेफिसिट को हम समझाएंगे बाद में, तो वो भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, लेंडिंग बाय बैंक इज़ ए फ्लो कॉन्सेप्ट। वो रुपया फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लोन हमारे लिए जो हमें देना है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आई होप कि आप लाइक ज़रूर देंगे, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना।